स्टार्ट साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक से अगर क्वेश्चन देखें इन यूपीएससी प्रीलिम्स तो वेरी करता है फ्रॉम 10 to 15 क्वेश्चंस। कभी कभी ये क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 18, 17, 18 तक भी चले जाते हैं। अगर आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, देन यू विल फाइंड कि जो साइंस टेक के क्वेश्चंस आते हैं इन यूपीएससी, तो जो रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा। बट उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट को लिंक करता है। ठीक है, इसका मतलब हम जो साइंस एंड टेक में जो रिवीजन करने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स में, वो कहीं ना कहीं हम कंसेप्ट को बिल्कुल बेस बना के फिर धीरे धीरे उसमें करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स and Indian missile systems, space programs in India. This is the first lecture on science and tech. ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो रिएक्शन होती है। फिजन मींस एक कोई हैवी न्यूक्लियस होगा, हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन की जब बॉम्बार्डिंग की जाती है तो ये क्या होगा, यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा, यूरेनियम कन्वर्ट होगा यूरेनियम 236, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन, एंड इसके साथ साथ क्या बनने वाला है, बेरियम एंड क्रिप्टन। इट मींस एक बड़ा एटम है जिसके ऊपर आपने बॉम्बार्डिंग की है ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में बढ़ गया। मींस वो ब्रेकिंग हो रही है कहीं ना कहीं, इसे कहते हैं हम फ्यूजन, फिजन। और इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एक लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, यूरेनियम न्यूक्लियर फिजन। फ्यूल क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है। अब इसी को यूज करते हैं हम फिजन वेपन्स, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में दूसरा रिएक्शन होता है और वहां पे एटम बॉम्ब भी मिलता है, उसको भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या रखा हुआ है, दिस इज द यूरेनियम 235, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन पहले तो प्रोड्यूस करना है। ये रिएक्शन हमें जब स्टार्ट करना है 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन हमको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए पहले TNT का उसमें एक्सप्लोजन किया जाएगा, देन ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। इट मींस TNT एक अपने आप में एक्सप्लोजिव है, वो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर जब पड़ेगा, ये ऊपर से जब नीचे की ओर गिराया जाता है, जब स्ट्राइक होगा तो उसके कारण ये चीज नीचे जाएगी, और ये एकदम जब एक्सप्लोजन होगा तो हीट के कारण यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होती जाएगी, और जिसके कारण एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जिसके कारण क्या होता है, सब कुछ खत्म। दिस इज द फिजन वेपन एंड एटॉमिक बॉम्ब। और इसमें क्या रिएक्शन यूज हो रही है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें भी हम न्यूक्लियर फिजन को ही यूज करते हैं। मींस न्यूक्लियर पावर प्लांट हो एंड एटॉमिक बॉम्ब, ये दोनों किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस्ड है। इट मींस न्यूक्लियर फिजन इज द कांसेप्ट। अब इस रिएक्टर में हम क्या क्या यूज करेंगे, यूरेनियम 235 रॉड्स। इट मींस ये क्या है, इट इज द फ्यूल। फ्यूल के साथ साथ कुछ उसमें मॉडरेटर होते हैं। बेसिकली जो मॉडरेटर और कंट्रोलिंग रोड्स, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जो कंट्रोलिंग रोड्स होती है, देखो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये वो चैम्बर है न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे वो रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, न्यूक्लियर फिजन यहाँ पे हो रहा है, फिजन। अब फिजन में होगा क्या, कंटिन्यूअसली जब ये चेन रिएक्शन हो रही थी यहाँ पे, तो ये क्या निकल रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब ये न्यूट्रॉन्स को ही कंट्रोल किया जाएगा,
जैसे रेगुलेटर होता है ना, फैन का रेगुलेटर, आप फैन की स्पीड को कम कर देते हो, फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग रोड्स। दीज आर कंट्रोलिंग रोड्स, मींस बोरोन हुआ, बोरोन के अलावा कैडमियम रोड्स, इन कैडमियम और बोरॉन रोड्स को हम यूज करते हैं। और ये कंट्रोलिंग रोड्स क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उस रिएक्शन में, उसको ये लोग, ये दोनों रोड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट मींस व्हेन यू इंसर्ट द कंट्रोलिंग रोड्स inside the nuclear reactor chamber, then it will absorb the neutron and further it will decrease the फिजन रिएक्शन, मींस उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। अगर आप बाहर इसको पुल कर दोगे, इसका मतलब क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, मींस न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मींस ये क्या हो गया, कंट्रोलिंग नॉब हो गई। ठीक, इसके अलावा साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे मॉडरेटर, मॉडरेटर में ग्रेफाइट कोर, ग्रेफाइट के अलावा D2O हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर क्या होता है H2O, D2O क्या होता है हैवी वाटर। इट मींस ये क्या कर रहा है, जो वो न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इन दिस फिजन रिएक्शन, वो उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है मॉडरेटर। इट मींस ये जो रिएक्शन है वो सस्टेनेबल कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो यहाँ पे मॉडरेटर को यूज किया जा रहा है। तो मॉडरेटर और कंट्रोलिंग रॉड्स में आपको समझ में आ गया डिफरेंस। और ये क्या है, फ्यूल, मींस फ्यूल में हमने क्या यूज किया है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इनकी रॉड्स को हम यूज करते हैं। और यहां से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है, मींस जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो कहां से फ्लो करेगी, उसमें उसको कैरी ऑन करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम, जो लिक्विड सोडियम होता है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो वो हीट कैपेसिटी जो है वो यहाँ से पास ऑन होता जाएगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक होगा जो जिसमें वाटर फिल होगा। ये जो वाटर है, बिकॉज ये रॉड यहाँ से पास हो रही है, तो जिस तरीके से आप हीटिंग रॉड से सर्दियों में पानी को गर्म करते हैं, वैसे ही ये वाटर को बॉईल करना स्टार्ट होगा और यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी। और ये जो स्टीम है ये दूसरे टरबाइन चैम्बर में जाके टरबाइन को रोटेट करेगी, और जब टरबाइन रोटेट होगा उसी से लगा होगा यहाँ पे डायनामो, और डायनामो वो क्या कर देगा, जनरेटर, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जिसमें फिजन को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारे इंडिया में कहाँ है, तो कई बार मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। बेसिकली यूपीएससी में तो ये क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट पीसीएस वगैरह में आ जाते हैं कि कौन कौन से कहाँ लोकेशन है। तो तारापुर, कुछ लोकेशंस बस आपको याद रखनी है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। राजस्थान एटॉमिक, ये राजस्थान में आपको मिलेगा रावत भाटा। मद्रास तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, और ये कुडनकुलम किसके हेल्प से यहाँ पे डेवलप किया गया है, रशिया की हेल्प से। नरोरा, नरोरा आपके कानपुर में है, कानपुर इन यूपी, और काकरापारा, काकरापारा इन गुजरात। ठीक है, तो ये स्टेट कहाँ पे है, मोस्टली स्टेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये पर्टिकुलर रिएक्शंस किस तरीके से ये काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हमने प्रोड्यूस की है यहाँ पे। ओके, so this is about the fission. Now come to nuclear fusion. Fusion means दो चीजें एक दूसरे में मिल जाती हैं, means to join or to combine. ये है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटिरियम। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटिरियम क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन एटम, उसी का आइसोटोप। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज करेंगे, तो इन दोनों को मर्ज करने में, ज्वाइन करने के लिए भी काफी एनर्जी चाहिए। और जब ये एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इनके मर्जर पे, तो वो बहुत ही ज्यादा होती है। इट मींस एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन is greater than energy produced in nuclear fission. ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन बम, ये है हाइड्रोजन बम, बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा साइज का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, इनको हमें जब मर्ज करना है, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं इसमें। तो ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम along with an element of lithium 6 is used in making a hydrogen bomb। और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, ये रिएक्शन में देखिए हीलियम बन रहा है, हीलियम यानी कि 2He4 हीलियम बन जाता है हाइड्रोजन बम से। तो हाइड्रोजन बम की जो रिएक्शन है, ये जो आपको डायग्राम दिखेगा, जैसे कि आपने देखा एटम बम में क्या मिलता है, पहले तो TNT से एक्सप्लोजन किया जाता है और उसके बाद न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होता है, फिर वो यूरेनियम वो ब्रेक करेगा, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बम के साथ एक एटम बम फ्री में आता है। और एटम बम क्यों फ्री में आ रहा है, बिकॉज जो फ्यूजन होने वाला है, ये जो रिएक्शन है ना, ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम मिलेगा, फ्यूज करेगा, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आपको कहां से मिलेगी, इसी न्यूक्लियर फिजन से। और इसी न्यूक्लियर फिजन को कराने के लिए यहाँ पे इन हाइड्रोजन बम आपको मिलेगा, एक एटम बम भी यहाँ पे इसमें मिलने वाला है, ठीक है। इट मींस ये है आपका वो लोड। कोई भी मिसाइल्स होती है ना, आगे साइड में ये मिसाइल है, मिसाइल के यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द लोड, और इसी लोड के अंदर क्या रखा जाता है, बॉम्ब। इसी में आगे क्या रखा जाएगा, एक एटम बॉम्ब, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस एनर्जी के बाद यहाँ पे स्टार्ट होगी फ्यूजन रिएक्शन, और उसके बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन बम और एटम बम की वर्किंग आपने समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए इंडियन मिसाइल सिस्टम में। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली बहुत जगह पढ़ा होगा और बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, आयरन डोम, आयरन डोम, दिस इज S-400। ये बेसिकली होते क्या है, दीज आर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अभी हम इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रह्मोस मिसाइल, दिस इज आकाश मिसाइल। तो अभी बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल्स के दो टाइप होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एंड सेकंड इज क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली होती क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी, यहाँ पे ये मिसाइल है, मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसके नीचे दिस इज द पेलोड, ये जो आगे है ना जहां पे बॉम्ब रखा जाता है, दिस इज द मेन थिंग जिसको वहां पहुंचाना है। बाकी का जितना भी पार्ट है ये सभी क्या, दिस इज द फ्यूल जो इसको ऊपर लेके जाएगा। मीन्स ये कहीं पे जाएगा, मान लो हमने क्या करना है, फ्रॉम दिल्ली टू इस्लामाबाद, यहाँ से अगर कहीं पे लॉन्च करना है तो इसको पहले हम स्पेस में लेके जाएंगे, ये फ्यूल इसको स्पेस में लेके जाएगा, उसके बाद ये जो लोड है ये फिर सीधे सीधे बस गिरेगा, और वहां जहां कहीं पे भी गिरेगा वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रॉय। मींस दिस इज द बैलिस्टिक missiles. It follows a ballistic trajectory to deliver one or more warheads on a predetermined target. ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का कंसेप्ट है। इसके अलावा जो क्रूज मिसाइल्स होती है, क्रूज मिसाइल्स का एग्जांपल है ब्रह्मोस। वहीं जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लाइक पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये दोनों मिसाइल्स कैसी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, उनके अंदर एक ट्रैक्टोमीटर लगा होता है, मींस एक बार अगर आपने टारगेट को फिक्स करके उसको छोड़ दिया तो फिर वो टारगेट कहीं पे भी जाए, फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं इसको, क्रूज मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट। कहीं पे भी वो कितना भी मूव करे वो बच नहीं सकता, वो उसके पीछे पीछे निकलेगी, ठीक है। A cruise missile is a guided missile. Target has to be preset, used against terrestrial targets, and it remains in the atmosphere throughout its flight. कहीं पे भी चले जाओ फ्लाइट में, इसके अंदर ये अपने आप उसको ट्रैक कर सकता है, आगे वॉर हेड होता है जहां पे उसका बॉम्ब रखा होता है, बाकी पीछे की जितने भी सिस्टम है वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो इसको पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल, इट विल ट्रैक द टारगेट
और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक लोकेशन है, अगर वहां पे पहुंचाना है तो वो क्या करेगा, उसका जो फ्यूल है वो उसको उसकी स्पेस में ले जाके वहां से उसको छोड़ देगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। अब टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, एसआरबीएम। एसआरबीएम इनकी जो रेंज होती है वो होती है 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच, क्योंकि शॉर्ट रेंज है इसीलिए इसको टैक्टिकल या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, एसआरबीएम। दूसरा है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी जो रेंज है वो होती है 1000 टू 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज, IRBM और LRBM is intermediate range ballistic missile, means 3500 kilometer to 5500 किलोमीटर। मोस्टली ये 5000 किलोमीटर तक रहती है। इसके बाद आफ्टर 5000 और मोर जो जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट मींस क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया, अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका है, इधर क्या है हमारा, ये एशिया हो गया, ये इधर यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, तो मींस ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं एक दूसरे से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो नियर अबाउट आपको मिनिमम डिस्टेंस कहीं मिलेगी तो वो 5500 होगी, मिनिमम 5000 टू 5500। इट मींस अगर कोई मिसाइल जिसकी रेंज मोर देन 5000 और 5500 किलोमीटर है वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक कर सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए कई सारे ट्रीटीज भी हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की। ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें जियोसिंक्रोनस हम लोग अलग से उसमें इंजन यूज करते हैं, कई सारे इंजन हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब हम आप देखिएगा कि किस तरीके से अमेरिका ने रशिया को रोका था इंडिया की हेल्प करने से, क्योंकि एक ट्रीटी है और उस ट्रीटी का नाम आप मुझे बताएंगे कि वो ट्रीटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर है। अगर आप लोगों ने IAR पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो ट्रीटी भी आपने पढ़ी होगी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रूज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स बेस्ड होती है स्पीड के ऊपर, कितनी स्पीड है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, मनीष, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, कैन यू टेल मी? मनीष एंड झलक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? थ्री 340 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट है। ठीक है, अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो ये बेसिकली क्या है, मैक, इसको बोलते हैं हम मैक, मींस 342 मीटर पर सेकेंड। यस, ये कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड मैक, 342 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। अब इसका डबल टाइम मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इसके 2 टाइम्स पे तो उसकी स्पीड को हम बोलेंगे मैक 2। अगर कोई स्पीड यहाँ पे 5 टाइम्स है देन मींस मैक 5। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कब कहलाएगी, when it will travel at Mach 5 speed. So these missiles would travel at least 5 times of the speed of the sound. तो क्या कहते हैं उसको, हाइपरसोनिक। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैक 5 स्पीड पर ट्रैवल करता है। सुपरसोनिक मींस 2 to 3 times of Mach, that is called supersonic. सबसोनिक मींस 0.8 मींस जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी थोड़ा सा कम, that is called subsonic missile.
ठीक है, तो क्रूज मिसाइल्स के ये टाइप्स हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक। अब इंडिया की कौन कौन सी मिसाइल्स हैं उसको हम एक बार देखेंगे। सो अस्त्र, आपको क्या याद रखना है, ये एयर टू एयर में स्ट्राइक करता है या सरफेस टू एयर में स्ट्राइक करता है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। अस्त्र, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस, ये सॉरी अस्त्र जो है इट इज एयर टू एयर। इट मींस जो फाइटर प्लेन्स हैं हमारे, सुखोई, राफेल और भी जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, ये उसमें अटैच की जाती है मिसाइल, अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर ही स्ट्राइक करेगी। त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस, इनको यूज किया जाता है सरफेस टू एयर। इट मींस इनको हम यूज कर सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम में यूज करेंगे। वहीं पे जो अस्त्र है ये हम अटैकिंग के लिए, अटैक करने के लिए यूज करने वाले हैं। नाग मिसाइल, ये है सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल, मींस टैंक को उड़ाना है तो नाग मिसाइल्स का यूज होगा। प्रहार भी सरफेस टू सरफेस है और ये एसआरबीएम मींस 150 किलोमीटर में आता है। ब्रह्मोस, ये तीनों मोड में चल सकता है, चाहे वो लैंड हो, सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू एयर हो, एयर टू सरफेस और सी या वाटर, अंडर वाटर, इवन जो हमारी सबमरीन्स हैं उससे भी ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। टू वाटर टू एयर, वाटर टू सरफेस, किसी भी मोड में काम करने के लिए ब्रह्मोस हमारी मिसाइल सबसे बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसकी टक्कर के अभी तक कोई मिसाइल पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोगों से मींस इंडिया से, इंडिया इसका क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जो इसके फ्रेंड कंट्रीज हैं। जैसे अगर हमें साउथ चाइना सी में देखें तो जो वियतनाम है उसको हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल दी हुई है, जितने भी फ्रेंड कंट्रीज हैं, सो दैट वो चाइना को काउंटर कर सके। लैंड, नेवल, एयर, कहीं पे भी होगा, ये सुपरसोनिक है, मींस मैक 5 की स्पीड पे ट्रेवल करती है, 300 किलोमीटर तक मार सकती है। ऐसे ही निर्भय, ये लैंड, नेवल, एयर कहीं पे भी काम कर सकती है। इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। K-15 सागरिका, ये अंडर वाटर टू सरफेस है, SLBM। धनुष, शौर्य, हमारी कौन कौन सी मिसाइल है, आपको ये टाइप जरूर याद रखना है। रेंज आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये टाइप याद रखना है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिसाइल, ठीक है। अस्त्र क्या करती है, क्या क्या फंक्शनिंग है। अस्त्र इज द बियॉन्ड विजुअल रेंज, और एयर टू एयर मिसाइल आपको बताया, फाइटर में, प्लेन में से ही इसको टारगेट किया जा सकता है दूसरे प्लेन को। जैसे अगर हम बात करें पिछले साल हमारे मिग फाइटर, उन्होंने, क्या नाम था मिग फाइटर का, मूंछों वाले, मनीष, जिन्होंने पाकिस्तान का F-16 को मारा था, वो बेसिकली अस्त्र मिसाइल ही उसमें यूज हुई थी, क्योंकि वो एयर टू एयर मिसाइल उसमें यूज होती है। ऐसे त्रिशूल, एंटी सी स्किमर, टू फ्लाई लो टू अवॉइड रडार। अब जितनी एंटी सी स्किमर मिसाइल्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, उनका फंक्शनिंग क्या होता है, जितने रडार्स हैं, रडार में क्या होता है, आप कभी भी रडार देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा, चाहे वो शिप पे लगा हो, कहीं पे भी लगा होगा, एयरपोर्ट पे भी आप देखोगे, तो ये जो एक तरीके से जैसे आपका डीटीएच है ना, वो डिश, वैसा ही इसमें भी छतरी होती है और ये रोटेट करती रहती है। और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है कि ये यहाँ से माइक्रोवेव्स को रेडिएट करती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा, इसकी रेंज में आएगा, तो उससे ये रेज टकरा के दोबारा से इसी के स्पेस में निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसका मतलब अगर कोई मिसाइल और इवन कोई प्लेन किस तरह अगर रडार से बचना चाहता है, तो वो
अर्थ सरफेस की जितने नियर होके उड़ेगा, जितने नियर होके वो अपना ट्रेवल करेगा, इट मींस वो बच के चल सकता है इस रडार से। तो त्रिशूल मिसाइल यही काम करती है। जितने शिप्स होते हैं ना, जो नेवी है, पाकिस्तान की नेवी या किसी भी कंट्री की नेवी के शिप को डुबाना है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? त्रिशूल मिसाइल, सो दैट वो जो शिप है उसको ब्रेक किया जा सके। इसके बाद आ जाइए पृथ्वी मिसाइल्स। पृथ्वी मिसाइल्स दिस इज, और इसके हमारे पास 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, 2 एंड 3। पृथ्वी 1 वर्जन आर्मी के पास में है, पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन है, और पृथ्वी 3 नेवल वर्जन है। ये तीनों आपको वर्जन याद रखना है। पृथ्वी 1 आर्मी वर्जन, इनकी जो रेंज है वो भी आपको देखने को मिलेगी 150, 350 एंड 600 किलोमीटर। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी मींस जो ये इसका जो आपको वॉर हेड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द वॉर हेड। इसके अंदर 1000 किलोग्राम या और 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आप इसमें पेलोड यानी कि बॉम्ब्स वगैरह को रख के भेज सकते हो। ठीक है, कि कबूतर जा और वहां पे चिट्ठी दे आ। सो दिस इज द पृथ्वी मिसाइल, और ये बेसिकली किसमें आती है? सरफेस टू सरफेस, एसआरबीएम में आती है। सरफेस टू सरफेस ही स्ट्राइक करेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी होती है, इसीलिए ये जो आपके एयर उसमें जो फाइटर प्लेन्स है वो इसको कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अग्नि मिसाइल्स। अग्नि मिसाइल्स के 5 वर्जन है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5 और अग्नि 5। अग्नि 1 जो है इसकी जो रेंज है 700 टू 900 किलोमीटर है। अग्नि 2 200 टू 300 किलोमीटर है। 3500 टू 5000 किलोमीटर आपकी आती है अग्नि। लेकिन जो इसकी रियल वैल्यू जो दी गई है, जब भी इसकी मैक्सिमम टेस्टिंग की गई है तब 3000 किलोमीटर के आसपास तक इसका रेंज रहती है। अग्नि 4 3200 तक रहती है। क्लेम किया जाता है कि अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। अग्नि 5 हमारे पास, इंडिया के पास केवल अग्नि 5 मिसाइल ही एक ऐसी मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मींस इसकी जो रेंज है वो 5500 टू 8000 किलोमीटर, और उस पे भी क्या लगाया है? एक स्टार। मींस ये और भी ज्यादा जा सकती है, जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। ठीक है, इसमें इट मींस आप ये जो सर्कल देख रहे हो ना इंडिया में से के चारों तरफ, मींस हमारी जो ये मिसाइल है ये यहां तक जा सकती है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज। सो दिस इज द अग्नि 5 मिसाइल्स। इनकी क्या रेंज है वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। और इसके बाद जो अग्नि 6 वर्जन बनाया जा रहा है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। 8000 टू 10000 किलोमीटर की इसमें मान होगी। और इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है, मींस पीछे जो यूज किए जा रहे हैं वो बेसिकली आप देखोगे अभी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में जो हम पीएसएलवी यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। मींस इसमें आपको देयर आर 3 स्टेजेस जिसमें लिक्विड, सोडा, सॉलिड फ्यूल को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल्स। नेक्स्ट इज एंटी सैटेलाइट वेपन्स। तो एसैट मिसाइल्स भी हमने यूज किया। मींस अगर हमें किसी कंट्री का सैटेलाइट ब्रेक करना है और लगता है कि वो हमारे यहाँ कुछ हमको ट्रैक कर रहा है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, तो हम ऐसे किसी भी सैटेलाइट को ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एसैट मिसाइल। So in March 2019, India successfully tested its ASAT missile and it destroyed a live satellite in LEO, low Earth orbit. अभी देखेंगे what is LEO, what is NEO and what is GEO. ठीक है, तो ये हमारी ASAT मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स। इसके बाद आ जाइए ब्रह्मोस मिसाइल में। तो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है and it is a multi-platform missile. It can be launched from land, air, sea
and multi-capability missile with pinpoint accuracy that works in both day and night irrespective of the weather condition. ये हर जगह काम कर सकती है, मींस एक तरीके से ये रामबाण है, कहीं पे भी कोई ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो ब्रह्मोस को यूज किया जा सकता है। बेसिकली ये ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ और एनपीओएम, जैसे हमारे पास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है डीआरडीओ, वैसे ही रशिया का एनपीओएम ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां के डिफेंस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। इसका क्यों जो ब्रह्मोस मिसाइल है क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब मैंने आपको बताया था फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, मींस फायर करने के बाद भूल जाओ, टारगेट वो खत्म हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक इट मींस मैक 5 की स्पीड से ये चलता है। तो ब्रह्मोस में जो ब्रह्म ये लगा हुआ है ना, तो ब्रह्मोस का मतलब है कि हमारे यहाँ की ये दो रिवर को ऐड करके नाम, मतलब एक ब्रह्मोस मींस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया, एंड सेकंड एक रिवर है रशिया की, उसका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी रिवर है, जिसमें लास्ट में आपको दिखाई देगा एमओएस। ये जो लास्ट में एमओएस आ रहा है ना, ये उसी रिवर का ही नाम है, ठीक है। अब इतना हिंट आपके पास है, आपने जरूर ज्योग्राफी में आपने मैपिंग की होगी, और ये जो रिवर है आपको बिल्कुल मॉस्को के पास में मिलेगी, ठीक है। इतना मैंने हिंट दिया हुआ है, वो आपको नाम मुझे बताना है। तो ब्रह्मपुत्र और वो रशिया की जो रिवर है, इन दोनों के नेम से मिलके बना हुआ ये नाम है ब्रह्मोस, ठीक है। तो एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स currently operated deploy with speed of Mach 2.8 up to Mach 5। इसको हम सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन जो है हमारा, उसमें यूज कर सकते हैं, इवन जो राफेल्स हैं उनमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मॉस्को रिवर, यस। नेक्स्ट, इसके बाद आज ये बालाकोट में हमने एक एयर स्ट्राइक की थी, वहां पे आपने नाम सुना होगा स्पाइस बॉम्ब का, ठीक है। तो ये जो स्पाइस बॉम्ब है होता क्या है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है। तो ये जो स्पाइस बॉम्ब है, इसमें आगे ये जो जितना ब्लू पोर्शन है ना, दिस इज द बॉम्ब, बाकी का जितना ये स्लेटी कलर का जो पोर्शन है, ये इसको पर्टिकुलर उस टारगेट तक ले जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इट मींस हमने वहां पे यूज किया था 26 Feb 2019 में जो मिराज 2000 हमारा प्लेन है, फाइटर प्लेन, उससे हमने इसको लॉन्च किया था स्पाइस 2000 बॉम्ब। और ये बेसिकली इजराइल से हमको मिले हैं स्पाइस बॉम्ब। इसके अंदर खुद में एक जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जैसे कि ब्रह्मोस में लगा है, पर्टिकुलर टारगेट को ये ट्रैक करता है। एंड इट यूजेस इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, उसके थ्रू ये पर्टिकुलर टारगेट तक ट्रैक करते हुए जाता है और वहां पे जाके ये स्ट्राइक करता है। तो ये बिकॉज यूज हुआ था स्पाइस बॉम्ब, किस तरीके से वर्किंग है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट इज आयरन डोम, बहुत बार आप देख चुके होंगे और इवन कई सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर निकले थे। तो अभी जो इजराइल ने वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे हमास ने कई सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया, और जब ये 1000 रॉकेट्स यहाँ पे आते हैं फ्रॉम हमास, तो इनको काउंटर करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम है, दिस इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, दैट इज कॉल्ड आयरन डोम। तो यहाँ से ये जितने भी रॉकेट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, इनको टारगेट करने के लिए एक एक मिसाइल्स, एक एक रॉकेट, वो इसको आसमान में ही जाके इसको ब्रेक कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इट मींस इससे होता क्या है, जितने भी रॉकेट्स आए हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन हो गया। तो ये डिफेंस सिस्टम में आता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। इसी तरीके से S-400 भी है,
जिसको हमने परचेज किया है रशिया से। और ऑल ओवर वर्ल्ड S-400 सबसे ज्यादा कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम से भी ज्यादा। और इसके कंपैरिजन इसका हमेशा किया जाता है S-400 का अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से। और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी क्या है, एक डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो कोई भी चीज होगी 100% एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ पे भी जो आयरन डोम है इसकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, 90% है। वहीं जो S-400 है इसकी जो एक्यूरेसी है वो नियर अबाउट 99%। पैट्रियट की भी उतनी नहीं है। इवन जो मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड भी S-400 में ज्यादा है। इसीलिए बहुत प्रेशर डाला था डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर कि S-400 परचेज ना करके वो हम पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को परचेज करें, लेकिन इंडिया ने S-400 को परचेज किया। ठीक है, अब आ जाइए स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हमको देखना है। एक तो कौन कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ, इसके बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं, लाइक चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, और इसके अलावा एक गगनयान मिशन है जिसमें हम ह्यूमंस मींस इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा मिशन नहीं किया है स्पेस में जिसमें ह्यूमंस को लेके गए हैं। तो ये फर्स्ट मिशन होगा जो 2022 में होने वाला है, गगनयान। उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, अब इसरो है हमारे यहाँ, क्या है इसरो, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस प्रोग्राम्स के लिए डेडिकेटेड है। और ये जो स्पेस पर्टिकुलर टॉपिक है, ये सीधे इसके ऊपर हेड कौन होता है, इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर। मींस प्राइम मिनिस्टर इसको सीधे सीधे देखेंगे, इसका कोई अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं दिखेगी। साइंस स्पेस से रिलेटेड सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। मींस इसरो के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर से सीधे कंसल्ट करके जितना भी फंड चाहिए वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या सेंटर्स हैं, वो किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये मायने नहीं रखता, फिर भी मैंने इसमें आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। तो अब आ जाइए अर्थ ऑर्बिट में। ऑर्बिट बेसिकली क्या होती है, इट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स एज इट ट्रेवल्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। मींस ये क्या है, दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज अर्थ, और ये अर्थ के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, दिस इज द ऑर्बिट, ये हमारी ऑर्बिट। अब ऑर्बिट की कई टाइप्स हो सकती है, लाइक लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जहां कहीं स्टेशनरी ऑर्बिट हो, स्टेशनरी, और दूसरी चीज है सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो दोनों में बस फर्क इतना आप समझ लीजिए कि जियो स्टेशनरी अगर जैसे है तो जियो जितनी भी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट होगी, वहीं जो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। इलिप्स कैसा होता है, कुछ इस शेप में, दिस इज द इलिप्स। ठीक है, व्हाइल सर्कुलर मींस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर d है तो सेंटर से ये डिस्टेंस भी d होगी, ये भी डिस्टेंस d होगी, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस b एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस a। ये कैसा हो गया, इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज द सर्किल इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी और सिंक्रोनस में ये डिफरेंस है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स फंक्शन and the different satellite orbits are utilized depending on the function application of a particular satellite जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जितना देखिए आपने जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इट मींस जो सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, दिस इज द अर्थ, और नीचे आपको मिलेगा ट्रोपोस्फियर।
फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे, द डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस विल रिड्यूस, मींस सबसे ज्यादा गैस और एयर कहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, नियर इन ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर कम होती जाएगी। मींस इसी तरीके से जैसे जैसे ये ऑर्बिट की डिस्टेंस अर्थ सरफेस से बढ़ती जाएगी, वहां पे एयर की प्रेजेंस बिल्कुल कम होती जाएगी। मींस अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो बिल्कुल सबसे पास में है, अगर इसमें कोई अगर सैटेलाइट स्टैब्लिश किया गया है और जब वो ट्रैवल करेगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एयर की प्रेजेंस ज्यादा होगी, देन इट विल फेस द फ्रिक्शन फोर्स। इट मींस ये ज्यादा दिन तक इसकी टाइम पीरियड नहीं होगा, ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता। आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 6 मंथ उसको हटाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, जिसकी हाइट होती है 35,000 किलोमीटर की हाइट पे फ्रॉम अर्थ सरफेस, जहां पे आपको गैसेस नहीं मिलेगी, मींस वहां पे क्या होने वाला है, कोई भी सैटेलाइट अगर आपने प्लेस किया है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, इट मींस उसका जो लाइफ स्पैन है, उसका जो लाइफ टाइम पीरियड है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So orbits of satellites are also dependent on its position related to the surface of the earth. तो अब देखिए सबसे नीचे क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, नियो। इसी के बोल देते हैं हम नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, नियो एंड नियो। और उसके ऊपर आपको मिलेगा हाई अर्थ ऑर्बिट, और हाई अर्थ ऑर्बिट से के बीच में आपको यहाँ मिलने वाला है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो मोस्टली जो सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए लियो, इट मींस लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो हाइट होती है अर्थ सरफेस से 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में ये ऑर्बिट रहती है, दैट इज कॉल्ड लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। इट मींस इसमें आपको मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, जो अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट में, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि 560 किलोमीटर की हाइट पे ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है। एंड सम ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर ऑल रोटेटिंग द अर्थ इन लो अर्थ ऑर्बिट। इन सभी को कहां पे प्लेस किया गया है, इन लियो। And it is high enough to significantly reduce the atmospheric drag, yet close enough to observe the Earth. And in Leo, the satellite orbital period is much smaller than the Earth's rotational period. हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट करती है, मींस एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। इट मींस जो भी सैटेलाइट प्लेस होगा इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है वो क्या होगा, इट विल लेस देन 24 आवर्स। मींस वो विद इन 24 आवर्स वो अर्थ के कम से कम 4 और 5 राउंड लगा सकता है। जो स्पीड होती है लियो में, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो नियरली 27,400 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट्स, जो यहाँ पे सैटेलाइट्स है उनकी स्पीड रहती है। अब देखिए जितना अर्थ के पास में होगा उतनी ही स्पीड हाई रखनी पड़ेगी। उसके पीछे का कॉज क्या है कि देखो, सबसे पहले जितना पास में होगा, मींस अर्थ से जितना नियर रहोगे उतना ही ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स हाई होगा, ठीक है। जितना ग्रेविटेशन फोर्स हाई होगा, इट मींस पुल किया जा रहा है ये सैटेलाइट टुवर्ड्स अर्थ। अब इसको काउंटर करना है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरूर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से मिलेगा, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ तो उसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर करेगा ग्रेविटेशन को, जिसके कारण ये हमेशा अपनी एक लोकेशन पे हमेशा एस्टैब्लिश रहेगा।
वहीं जो बाहर वाली सरफेस जो आपकी ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस, वहां पे बिकॉज ये डिस्टेंस होती है 36,000 35,000 के आसपास, मींस यहाँ पे अगर प्लेस किया है तो ये बिल्कुल बिल्कुल रुका रहेगा वहां पे। वो उसका जो टाइम पीरियड है यानी कि रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ये 24 आवर्स ही होता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसीलिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में, मींस अगर हम किसी एक पॉइंट पे अगर अपना एंटीना लगाते हैं, जैसे डिश हुआ, डीटीएच टावर्स हुए या कोई भी एंटीना हुआ, तो वो हमेशा एक ही, बिकॉज वो स्टेबल है। और यहाँ जो अर्थ के ऊपर यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से कुछ रेज जाएगी वो यहाँ पे जाएगी। और जियो यहाँ पे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी जो रिसीविंग यूनिट है उससे टकरा के फिर कुछ सिग्नल्स आएंगे, वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कम्युनिकेट किया जाएगा। इट मींस हमारी अर्थ भी रोटेट हो रही है, 24 आवर उसका रोटेशन टाइम पीरियड है। रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज आल्सो 24 आवर। इट मींस ये क्या लगेगा कि इंडिया के ऊपर अगर कोई प्लेस कर दिया है तो वो हमेशा स्टेबल लगेगा कि ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये हमेशा यहीं पे दिखने वाला है। ठीक है, दिस इज द जियो। लियो के साथ ऐसा नहीं होने वाला। लियो का जो टाइम पीरियड है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड, वो नियर अबाउट कितना हो सकता है, 4 आवर 6 आवर। ठीक है, तो उसके बिकॉज इसकी हाई स्पीड होने वाली है। हाई स्पीड भी क्यों है, बिकॉज जो डिस्टेंस है लियो की वो नियर अबाउट 200 टू 2000 किलोमीटर रहती है, और मोस्टली 400 टू 500 किलोमीटर के बीच में हमेशा सैटेलाइट्स या जो भी कुछ टेलीस्कोप स्पेस स्टेशन हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट वी वांट टू विजिट ऑफन, like the International Space Station, Hubble Space Telescope, and some satellites, usually spy satellites and other observation satellites. तो ये जो स्पाई सैटेलाइट्स है, अगर कोई इंडिया का स्पाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम कौन सी मिसाइल डेवलप की है, ए सैट मिसाइल, जिससे हम ये स्पाई सैटेलाइट्स ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ये स्पाई सैटेलाइट्स कहां पे प्लेस किए जाएंगे, इन लियो। इट मींस ए सैट मिसाइल्स की जो रेंज होगी वो कहां तक होने वाली है, लियो की जो रेंज है, यानी कि 2000 किलोमीटर तक। and return to earth in a relatively short time. अब जैसे आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बेस्ड कई सारी मूवीज बनी हुई है हॉलीवुड में कि आईएसएस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में एक उसमें कैप्सूल रहता है, दिस इज द कैप्सूल, जिसमें वो बैठ के जो पैसेंजर्स हैं, जो स्पेस पैसेंजर्स हैं, वो इसमें बैठेंगे और वो अर्थ जैसे ही उससे निकलेगा सीधे सीधे कहाँ आएगा, अर्थ के पास, अर्थ सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ग्रेविटेशन फिनिश नहीं हुआ है, 2000 किलोमीटर तक ग्रेविटेशन काफी हाई है। ठीक है, बिकॉज अब ये रोटेट कर नहीं रहा, इसलिए ये धीरे धीरे नीचे ही आने वाला है आईएसएस से, तो यहाँ से ये स्केप कर जाता है। कई सारी मूवीज बनी हुई। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट करके शॉर्ट टाइम में वापस अपने घर पे आ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, सबसे पहला तो बिकॉज 400 200 टू 2000 किलोमीटर, तो सबसे पहले फ्रिक्शन बहुत लगेगा, एटमॉस्फेरिक ड्रैग होने वाला है हाई, जिसके कारण मोर फ्यूल कंजम्पशन एंड कांस्टेंट स्पीड एडजस्टमेंट। हाई स्पीड चाहिए, स्पीड भी कितना है, 27,600 किलोमीटर पर आवर। Satellite traveling in LEO do not spend very long over any one part of the Earth at a given time. क्यों? क्योंकि भाई इतनी स्पीड है, ये मतलब जो बुलेट है ना, गोली आप चलाओ उसकी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ये ट्रैवल करता है। ठीक है, इट मींस आप इससे चीजों को कम्युनिकेट मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको वेदर ऑब्जर्वेशन करना है, वेदर फोरकास्ट करना है या कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करना है, तो हम लियो सैटेलाइट्स को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। रिलेटिवली स्टेबल चीजें चाहिए कम्युनिकेशन के लिए।
नेक्स्ट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, नियो, इसी को हम बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट, नियो। ठीक है, इसकी जो रेंज रहती है 5000 टू 10,000 किलोमीटर रहती है इसकी रेंज। मींस ये जितना ज्यादा है, देखो एक चीज और भी होती है, एक है फुटप्रिंट। आप कभी चलोगे तो क्या होगा, आपका फुटप्रिंट बनेगा सैंड पे, है ना। तो जितना ज्यादा दूर होगा सैटेलाइट, उतना ही उसका फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा। मींस यहाँ पे म्यू है तो उसका जो कवरेज एरिया है वो पूरा एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, लियो का कवरेज एरिया सिर्फ इतना हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द फुटप्रिंट। और इसके आगे है जियो। तो जियो का जो कवरेज एरिया होता है, मींस द फुटप्रिंट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो और भी ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, फुटप्रिंट्स में क्या होगा, मियो, और सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, जियो। ठीक, यहां पे हम यूज करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो नेविगेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं, जीपीएस हुआ। ठीक है, तो इन सभी जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा नियर अर्थ ऑर्बिट में यूज किए जाते हैं। एंड दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दैट कवर नॉर्थ एंड साउथ पोल। बिकॉज ये पोल्स के अराउंड भी अगर यहाँ पे कोई ऑर्बिट है, कोई सैटेलाइट अगर हमने प्लेस किया है जो पोल टू पोल रोटेट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट की जो हाइट होती है नियर अबाउट 900 किलोमीटर, 700 टू 900 किलोमीटर। सो दिस इज द म्यू। Now, what are the advantages of a MEO orbit? MEO satellites are launched at higher altitude compared to LEO satellites. Hence, lesser number of satellites is actually required to cover entire area of the Earth. देखिए, फुटप्रिंट ऑफ लियो कितना है, सिर्फ इतना। मियो का ज्यादा है क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। इसीलिए हमको अगर अपने इंडिया पे, मान लो इंडिया है, ये कोई एरिया है, एक लियो सैटेलाइट कितना कवर कर सकता है एरिया, ये अलग सा। इट मींस पूरे को कवर करने के लिए कई सारे लियो सैटेलाइट्स चाहिए। वहीं अगर कोई एक सैटेलाइट हम एक ऑर्बिट यानी कि मियो में प्लेस कर देते हैं तो वो इस पूरे एरिया को ट्रैक कर सकता है। इट मींस हमारा यहाँ पे कॉस्ट डिक्लाइन हुई, कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, और MEO satellites are launched at lesser height as compared to geostationary satellites. Hence, time delay from Earth to satellite and vice versa is lesser as compared to geostationary satellites. अब जैसे आपका अर्थ, आपके जो घर है, आपकी छत पे आपने क्या लगा रखा है, DTH एंटीना, और यहाँ पे है कोई एक सैटेलाइट और उसके पास भी क्या है, एक रिसीविंग यूनिट। वो क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ सिग्नल्स आपको सेंड कर रहा है, इसी तरीके से कुछ सिग्नल्स यहाँ पे भी सेंड किए जाते हैं। बिकॉज ये जो डिस्टेंस है कितना है, नियर अबाउट 500 टू 10,000 किलोमीटर, 5,000 टू 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब, और वही जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, ग्रेटर देन 36। मींस ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टाइम डिले भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इन कंपैरिजन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यहाँ पे टाइम डिले कम है, ये एक एडवांटेज हुआ। इट रिक्वायर्स स्लाइटली हायर ट्रांसमिशन पावर एज कंपेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट। अब बिकॉज ये डिस्टेंस जो लियो अर्थ ऑर्बिट थी, लो अर्थ ऑर्बिट मींस वो कहीं यहाँ पे कहीं था लियो, बिकॉज उससे अगर कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना था तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, वहां पे टाइम डिले कम और होगा। लेकिन बिकॉज यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हाई ट्रांसमिशन पावर चाहिए, अदरवाइज सिग्नल विल डिस्टॉर्ट, और जो सिग्नल कुछ पहुंचाया है कुछ और ही पहुंचेगा। ठीक है, ऊपर से चले हैं शाहरुख खान की शक्ल और नीचे पहुंचते पहुंचते कुछ क्रूर सिंह की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सो दिस सिस्टम इज चीपर एज कंपेयर टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स। डेफिनेटली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करना मींस 36,000 किलोमीटर तक पहले तो पहुंचाना।
ठीक है, तो उसके लिए कितना फ्यूल लगेगा, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा चीपर है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि भाई देखो, लियो में हमें जो पावर चाहिए वो कम है, लेकिन लियो के कंपैरिजन में मोर ट्रांसमिशन पावर इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, इट इज विजिबल फॉर ओनली 2 to 8 hours फ्रॉम अर्थ। ठीक है, हमारे क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है, इंडिया के सामने ये कब तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 to 8 hours तक, उसके बाद ये बैक साइड में चला जाएगा। मींस 2 to 8 hours तक ये वर्क कर सकता है, इसके अदरवाइज इसीलिए आप देखोगे कि जीपीएस है, जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है जीपीएस, उसके लिए 24 सैटेलाइट्स लगाए गए हैं इन न्यू ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि एक मान लीजिए अमेरिका ही है, तो एक 2 to 8 hours रहा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली हम नेविगेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू लियो सैटेलाइट्स एंड न्यू सैटेलाइट्स आर नीडेड टू कवर द रीजन कंटिन्यूअसली, इसीलिए इसको ज्यादा पावर भी रिक्वायर्ड। अब आ जाइए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अब देखो जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि अर्थ होता है। जियो स्टेशनरी मींस ये एक सर्कुलर ऑर्बिट होने वाली है, वहीं जो जियो सिंक्रोनस है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। ठीक है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होती हैं मोस्टली जो हमारा इक्वेटर है, यानी कि जो 0 डिग्री का लाइन है इक्वेटर, उसके जस्ट अबव होती है, दैट इज जियो स्टेशनरी। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाती है। सो दिस इज द जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज। क्या क्या है इसके एडवांटेज? So geostationary orbit has the advantage that the satellite remains in the same position throughout the day, so antennas can be directed toward the satellite and remain on track, and this factor is of particular importance for applications such as direct broadcast TV, where changing directions for the antenna would not be practicable. आपने अपने घर की छत पे क्या लगाया हुआ है? डीटीएच एंटीना। अगर ये जियो स्टेशनरी की जगह मान लीजिए ये वाला जो सैटेलाइट है कहाँ प्लेस किया था, मियो में, यानी कि लियो या मियो में, तो क्या होगा, आपको उसका जो फेस है, जो आपके घर पे आपके वो छतरी आपने लगा के रखी ना, उसको आपको हमेशा रोटेट करना पड़ेगा, जैसे रडार में रोटेट होता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसने जो सिग्नल रिसीव करना है वो कहां से आ रहा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से आ रहा है। ठीक है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हम प्लेस करते हैं उनका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is also 24 hours, और ये 24 आवर ये भी क्या होता है? रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। इसीलिए ये एक पॉइंट पे हमेशा आपको स्टेबल लगेगा। A single geostationary satellite obviously cannot provide complete global coverage, पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इसका फुटप्रिंट मान लिया बहुत है, ये हाफ अर्थ को पूरा कवर कर सकता है, लेकिन बैक साइड को तो नहीं कवर कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या है कि केवल एक जियो स्टेशनरी से पूरे वर्ल्ड को ट्रैक नहीं कर सकते, कई सारे हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे। However, a single geostationary satellite can see approximately 42% of the Earth's surface. देखो 50% भी कवर नहीं कर रहा है, approximately 42% of Earth's surface कवर करता है, but for a constellation of 3 satellites equally spaced around the globe, it is possible to provide complete coverage around the equator and up to latitude of 81 degree, both north and south.
इट मींस ये हमारी अर्थ है, अर्थ में ये 81 डिग्री नॉर्थ और ये 81 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। इट मींस अगर हमने मान लीजिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं, 81 डिग्री नॉर्थ और 81 डिग्री साउथ पे, क्योंकि ये हमने प्लेस किए हैं इक्वेटर के ऊपर, जस्ट इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ 81 डिग्री नॉर्थ तक देख सकते हैं। मींस अगर पोल्स को देखना है तो हमको कोई ना कोई पोलर ऑर्बिट पे लगाना पड़ेगा, मींस जो पोल्स को ट्रैक करे। Geostationary satellites always remain in the same position relative to Earth, so the antennas do not need reorientation and they can be fixed permanently. And the lifespan of geostationary satellite is very high. इनका जो लाइफ स्पैन होता है नियर अबाउट 15 to 20 years रहता है। वहीं जो लियो लोअर ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट है वो हार्डली 1 ईयर, 1.5 ईयर और 6 मंथ 8 मंथ में खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स। वेदर मॉनिटरिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट व्यू ऑफ द सेम एरिया। अब हमको जैसे वेदर फोरकास्ट करना है, ठीक है, तो आईएमडी को अगर वेदर फोरकास्ट करना है तो जो सैटेलाइट प्लेस किया है इसरो ने वो कहाँ पे प्लेस किया होगा, इन जियो स्टेशनरी, जो हमेशा इंडिया का देखता रहेगा, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में वो हमेशा एक स्टेबल दिखने वाला है, ठीक है, वो इजीली उस चीज को ट्रैक कर सकता है। इन अ हाई अर्थ ऑर्बिट इट इज आल्सो यूजफुल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू व्हीकल्स, ठीक है, अगर सर्च करना है इन सब काम में भी यूज हो सकता है। एज इट इज एट ग्रेटर हाइट इट कवर्स लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, हेंस ओनली 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर अर्थ। तो ये चीज आप याद रखिए कि ओनली 3 geostationary satellites can cover the entire Earth. Satellites are visible for 24 hours continuously from single fixed location on the Earth, and it is ideal for broadcasting and multi-point distribution application. It means जितना आपका communication है, even आपके जो TV channels हैं, वो उसके लिए broadcasting के लिए हम geostationary satellites को use करते हैं। Ground station tracking is not required as it is continuously visible from Earth all the time from fixed location. Additionally, inter-satellite handoff is not needed. Means जो सिग्नल्स हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं, ऐसा नहीं है बीच में उसको पावर बूस्टर भी देना पड़े। Almost there is no Doppler shift, hence less complex receivers can be used for satellite communication. सीधे सीधे वहां से कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए सिग्नल लॉस की भी प्रॉब्लम होती है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए कॉस्टली भी बहुत होते हैं, मोर कॉस्टली टू प्लेस सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसीलिए जो सिग्नल है उसमें डिले भी होता है, ठीक है। डिस्टेंस देखिए 36,000, फिर दोबारा से 36,000, इट मींस कितना हो गया, 72,000। मींस एक सिग्नल को यहां से वहां से यहां आने में 72,000 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। इट मींस कुछ तो डिले हुआ, 1 सेकेंड या माइक्रो नैनो सेकेंड में ही अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी डिले हो। इसको हाई ट्रांसमिशन पावर रिक्वायर्ड है क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। लार्जर एंटीनास आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन ऑफ द एंड इट कैन ओनली बी अबव द इक्वेटर। ये हमेशा आपको अबव द इक्वेटर मिलेगा, जो हमारे इक्वेटर यानी 0 डिग्री लाइन है इससे जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री की हाइट, ठीक है। हेंस द पोलर रीजन कैन नॉट बी कवर्ड। तो जो पोलर रीजन छूट गया है उसके लिए हम पोलर ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। पुअर कवरेज एट हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे आप अर्थ है, दिस इज द अर्थ, बिकॉज ये 0 डिग्री के पास में है तो 90 डिग्री पे सबसे जो सिग्नल लॉस होगा वो मिनिमम होगा। जैसे जैसे ये
टिल्ट होता जाएगा अप टू 81 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, वहां तक धीरे धीरे सिग्नल लॉस इंक्रीज हो रहा है। मींस व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू 81 डिग्री नॉर्थ और 81 डिग्री साउथ, तो धीरे धीरे सिग्नल लॉस इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको कवरेज अच्छा नहीं मिलने वाला है, सिग्नल जो है वो बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब इसके बाद अभी ये आपने क्या पढ़ लिया, लियो, मियो एंड जियो, जो इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्बिट्स है। इसके अलावा कई और भी टाइप्स में हम उसको बांट सकते हैं, लाइक एचईओ, लाइक पोलर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये अलग अलग है। जो हमारे लिए मेन चीजें हैं उसको फोकस करेंगे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में आ रही है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया ने धीरे धीरे किस तरीके से अपना हिस्ट्री से आज के प्रेजेंट तक अपना डेवलपमेंट किया है। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो आगे क्या होगा, ये जो हेड है, दिस इज द हेड, इसी में रखा होता है सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर जगह पहुंचाने के लिए बाकी का जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, इसमें हम यूज करते हैं एक व्हीकल जो उस पर्टिकुलर लोड को, जो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर जगह पे लेके जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, और इसमें ये जो प्रोपोर्शन था, टोटल इसमें जो फ्यूल यूज किया गया था वो सभी चीज सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होता था। और ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को प्लेस करना था, जैसे हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया, तो उसके लिए हमने एसएलवी को यूज किया। इसमें जितना भी फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल। इसके बाद थोड़ा सा हमने डिस्टेंस अपनी बढ़ाई। अभी ये 40 किलोग्राम तक का पेलोड लेके जा सकता था, दिस इज द पेलोड, ठीक है, ये 40 किलोग्राम तक को लेके जा सकता था। इसके बाद हमने थोड़ा सा और हैवी सैटेलाइट बनाया, तो 150 किलोग्राम को ले जाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाएगी। देखो अभी कितने 17, इसका लिफ्ट ऑफ वेट कितना है, 17 टन, अब 39 टन, मींस जस्ट डबल साइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पेलोड इसका इंक्रीज कर दिया। तो अभी भी सॉलिड है, अभी भी हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही हम पीएसएलवी में आते हैं, यानी कि इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया की इसमें मास्टरी है। पूरे वर्ल्ड में पीएसएलवी अगर लॉन्च करना है किसी भी कंट्री को, देन वो कंट्री इंडिया के इसरो से कांटेक्ट करेगी, और अब हम लोग अदर कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं बाय यूजिंग पीएसएलवी, बिकॉज पीएसएलवी में किसी की मास्टरी है तो वो इंडिया है। इसका हम बहुत फायदा उठा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देयर आर 4 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। मींस सबसे नीचे यहाँ पे भरा होगा सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल है, कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, दिस इज द सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आ जाइए लिक्विड फ्यूल में कई सारे हम यूज कर सकते हैं, मीथेन हुआ, और भी हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। लेकिन हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन, UD25 हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड, इसमें हमने ये पीएसएलवी में अपना यहाँ बनाया। इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, दैट इज नियर अबाउट 2000 किलोग्राम, 1860 किलोग्राम, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 475 किलोमीटर तक ये लेके जा सकता है। और अगर हमें उससे भी ऊपर लेके जाना है, अगर कोई चीज मान लीजिए 475 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो सॉलिड फ्यूल का चैम्बर है उसको थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे, ठीक है। अभी
ये क्या कर दिया, अब इसको और बड़ा बना दिया, मींस अब इसकी रेंज और इंक्रीज हो गई। हमारी टोटल ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस है, उसमें हमारी मास्टरी है। इसीलिए आप देखोगे जो आपकी अग्नि 5 मिसाइल है, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीएसएलवी सिस्टम पे ही बेस्ड, ठीक है। बाकी की जो जितनी भी मिसाइल्स हैं आपको दिखाई देगा उसमें हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल कार्बोनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो अग्नि 5 की रेंज कितनी है, मोर देन 5500 किलोमीटर, मींस आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक ट्रीटी थी जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कट रेंज, एमटीसीआर ट्रीटी। और हुआ क्या था कि हमारे भाई देखो जीएसएलवी में क्या करते हैं, अभी इसको और सुनो। जीएसएलवी में क्या होता है कि देयर आर 3 स्टेजेस, और उसमें क्या है, नीचे सॉलिड, फिर लिक्विड, और ऊपर आ जाता है यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक, अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये बहुत ही टफ टेक्नोलॉजी है। क्यों टफ है उसके लिए भी आप समझिए, क्रायो में हम यूज क्या करते हैं कि एक साइड में भरा हुआ है हाइड्रोजन और एक साइड में भरा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। ये लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन है -273 डिग्री और ऐसे -250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनको यहाँ पे स्टोर किया था। अब सोचिए कोई भी चीज, मान लीजिए आपने कोई ग्लास लिया या कोई भी आप ऑब्जेक्ट को हीट करो या किसी भी चीज को इतना कम टेम्परेचर पे रखो और एकदम से उसको गर्म कर दो, तो क्या होगा, वो एकदम से टूट जाएगा, जस्ट लाइक अ सेल, ठीक है। तो ग्लास जैसे नीचे गिरता है ना और वो टूट जाता है, वैसे ही इसमें भी होगा। और इसके ठीक आउटसाइड पे यहाँ पे ये क्या होगा, फायर हो रहा होगा, मीन्स यहाँ पे आग लगी हुई होगी और ये ऊपर जाना है, मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, प्लस में, और ऊपर जो टेम्परेचर है वो माइनस में। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कौन सा मटेरियल यूज किया जाए जो माइनस और प्लस इस टेम्परेचर की रेंज को सह सके और इन दोनों को स्टोर करके रख सके। यही चीज यूज की जाती है क्रायोजेनिक। हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत तेजी से जल सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन, बिकॉज किसी भी चीज को अगर जलाना है ना, फायर लगानी है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। आपने 6th क्लास या बच्चों की जो छोटी बच्चों की क्लास है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज कैसे नहीं जल सकती, तो अगर कोई कैंडल लगी हुई है उसके ऊपर आप ग्लास को उल्टा करके रख दो तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो बुझ जाएगी, ठीक है, वो नहीं जलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन किसी भी चीज को जला सकता है और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जलने वाला है, मींस ये हाइड्रोजन अपने आप में फ्यूल है। तो हाइड्रोजन और H और O दोनों को हमने यूज कर लिया। ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप नहीं कर पाई। अब इस टेक्नोलॉजी को देने को तैयार हो गया रशिया, बिकॉज रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था। रशिया ने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इंजन भी, क्रायोजेनिक इंजन भी देंगे और क्रायोजेनिक इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी देंगे। ये बात अमेरिका को पता चली, अमेरिका ने तभी एमटीसीआर ट्रीटी लेके आया, मल्टी एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कट रेंज। और इसका इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी मिसाइल जो मोर देन 5000 किलोमीटर मार करती है, जिसकी रेंज है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री को नहीं देगी। रशिया से साइन करवा ली, और रशिया से साइन करने के बाद अब रशिया हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता था, बट रशिया हमारा हमेशा से ही एक बेस्ट फ्रेंड रहा है, तो उसने क्या किया, हमें ये क्रायोजेनिक 4 क्रायोजेनिक इंजन्स गिफ्ट में दे दिए कि देखो हम आपको वो दे नहीं सकते बिकॉज हमने एमटीसीआर को साइन किया, लेकिन ये 4 इंजन हम आपको दे देते हैं। अब उन 4 इंजन्स को हमने धीरे धीरे यूज किया। 4 में से जैसे आप दिवाली में पटाखे लेके आते हो, कुछ एक दो तो खुश हो ही जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से क्रायोजेनिक में एक इंजन हमारा वर्क नहीं किया, बाकी को हमने यूज किया, ठीक है। तो अब ये क्रायोजेनिक इंजन आ जाता है जीएसएल, ठीक है, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, मींस इसकी जो रेंज है बहुत ज्यादा हो सकती है, मींस इसी को हमने यूज किया चंद्रयान के लिए। अब
हम धीरे धीरे GSLV पे आ चुके हैं। GSLV मैक 3 इंजन, मैक 3 मैक 2 का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या यूज हो रहा है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और फिर क्रायोजेनिक इंजन। सो दिस इज द GSLV मैक 3। मींस इस मैक 3 का मतलब एक तो ये अपग्रेडेड वर्जन है मार्क 3, और इसकी जो स्पीड है वो भी 3 टाइम्स ऑफ हो जाती है साउंड, ठीक है। देखिए ये क्या है, दिस इज द क्रायोजेनिक स्टेज, और इसके पास में यहाँ पे क्या है, दिस इज द लिक्विड स्टेज, ये लिक्विड स्टेज हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो जाता है, सॉलिड, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और फिर ऊपर है आपका क्रायोजेनिक स्टेज। दिस इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया, व्हाट इज PSLV, व्हाट इज GSLV, और इसमें कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल मींस HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। लिक्विड में अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन UD25, इसको यूज किया जाता है मोस्टली। इसके अलावा केवल हम UD25 को ही नहीं यूज करते, हम मीथेन भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, जिससे इसकी जो रेंज है वो काफी बढ़ जाती है। अब देखिए चाइना, रशिया, अमेरिका, इनके पास ICBM, कई सारी ICBMs हैं, और कई तो ऐसी ICBMs हैं, मींस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी जो रेंज है वो 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ठीक है। इट मींस अमेरिका कहीं पे भी वो बम ड्रॉप कर सकता है, या ये जितने लोग कंट्रीज है ना जिनके पास ICBM है वो कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। चाइना के भी पास है, रशिया के पास भी है। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मिसाइल में, इस पर्टिकुलर ICBM में जियो सिंक्रोनस व्हीकल को यूज करते हैं। इसी कारण से 15,000 किलोमीटर तक की ये मार कर सकते हैं। जबकि इंडिया, अब हम लोगों ने GSLV अपना डेवलप कर लिया है, खुद से जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है। तो लेटेस्ट जो अग्नि 6 आ रही है, इट मे बी कि वहां पे आप देखना जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल उसको यूज किया जाए, क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया जाए। क्यों मिसाइल टेक्नोलॉजी कट रेंज यूज किया, MTCR ट्रीटी पे क्यों साइन करवाया अमेरिका ने रशिया से, क्योंकि वो क्रायोजेनिक इंजन ही है जिसके थ्रू हम ICBM डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए मिशन मून चंद्रयान 2। कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है ना जो आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रयान 2, इसको हमने लॉन्च डेट था 2019 में, हालांकि ये हमको पहुंचाना कहाँ था, जो मून था उसके साउथ पोल पे पहुंचाना था, नॉर्थ पोल पे नहीं, साउथ पोल पे इसको लैंड कराना था, और ये फेल हो गया था। हम सभी ने इस चीज को देखा है। और इसमें इंजन कौन सा यूज किया गया था, GSLV यूज किया गया था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और ये इसमें क्या है, ऑर्बिटर, लैंडर था विक्रम, जो ऑर्बिट से, मींस अर्थ मून की ऑर्बिट से नीचे क्या जाता, लैंडर, मींस जो लैंड करता, और इस लैंडर के अंदर रखा हुआ था एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। तो लैंडर वाज विक्रम एंड रोवर वाज द, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए मतलब की नहीं है, बस आपको क्या क्या चीज याद रखना है, इट इज GSLV लॉन्च व्हीकल, और इसके अंदर एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर में क्या मींस एक ऑर्बिटर है जो ऑर्बिट में हमेशा इसका चारों तरफ घूमता रहेगा, रिवॉल्यूशन करता रहेगा, और इसके साथ साथ एक हमने लैंडर भेजा था जो नीचे जाता, जिसका नाम था विक्रम, और इसके अंदर रखा हुआ था एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, और ये साउथ पोल पे लैंड किया जाना था, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और नाम दिया गया है उसको गगनयान, बूस्ट टू इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। और इसमें क्या बनाया गया है प्रोग्राम, मैन मिशन होगा, मींस कोई इंडियन ही इसमें जाएगा और उसको स्पेस में ले जाके 5 to 7 डेज तक ये ट्रैवल करेंगे, वहां पे स्पेस में रहेंगे, और उसके बाद वहां से ये जो कैप्सूल है ना,
थ्रू कैप्सूल ऑफ मैन मिशन, उसके थ्रू वो वापस अर्थ में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैन मिशन है। इसकी जो लॉन्च ईयर हमने टारगेट बना के रखी है, दैट इज 2022, एंड इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। हम चौथे नंबर पे होने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्च ईयर आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट हमारे लिए मायने नहीं रखती है, नाम याद रखना है, दैट इज, इसका जो नाम क्या है, गगनयान। गगनयान। इसके बाद मार्स मिशन और किया था हम लोगों ने, मंगलयान। इसको हमने लॉन्च किया था इन 2013, 5 नवंबर 2013, और उसके बाद हमने मार्स की ऑर्बिट में अपना एक ऑर्बिट वहां पे सैटेलाइट पहुंचा दिया है, और ये था हमारा मंगलयान। और इसको पहुंचाने के लिए हमने क्या यूज किया था, पीएसएलवी व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट मींस सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ये वाला फ्यूल इसमें यूज किया गया है। यहाँ हमने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल को यूज नहीं किया था। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारी मास्टरी उसमें बढ़ गई है, तो अब डेफिनेटली हम उसको और भी ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। अब देखिए जियो सिंक्रोनस हमने, बिकॉज क्रायोजेनिक इंजन जो क्रायो टेक्नोलॉजी है उसको खुद से हम लोगों ने डेवलप भी कर लिया है। इट मींस इसके कई सारे और भी एफर्ट्स होते हैं, हो सकते हैं। इट मींस अब हम लोग बाय यूजिंग जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसरो अपने जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, नॉट ओनली ऑन मार्स बट आल्सो ऑन जुपिटर, और कोई भी मींस हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके आगे भी अगर लेके जाना चाहे तो जीएसएलवी के थ्रू लेके जाया जा सकता है। और वो किसके थ्रू है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रायो टेक्नोलॉजी, इसीलिए एमटीसीआर ट्रीटी थी। ठीक है, आईआर में आपने इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो स्पेस मिशंस हैं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और इंडियन मिसाइल सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया है। और इसके बाद हम लोग अब कुछ टेक्नोलॉजीज पे जाएंगे, लाइक 5G, 4G, 2G, 3G, इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा उस पार्ट पे आएंगे जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मींस वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, और वायरस से रिलेटेड जो हमारे रिसेंट अभी आप देख ही रहे हो कोविड सिचुएशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिकॉज कल से नीतीश सर की पॉलिटी पीएसआईआर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और सर की लेक्चर की जो टाइमिंग है वो 10 to 12 10 AM to 12 PM है। दैट्स वाई हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो कल 12 PM पे होगा, 12:30 पे रख लेते हैं। ओके, 12:30 to 2:30। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। So thank you and goodbye.